नमस्कार, मैं आशुतोष राणा भारत भाग्य विधाता के शो निशाने पे में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, मेरी इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कौन कहता है कि सफलता विरासत में मिलती है? सफलता विरासत में नहीं मिलती, वो अर्जित की जाती है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी हासिल किया अपनी मेहनत से स्वयं सिद्ध। वो जब छोटे थे स्कूल में तो मेधावी छात्र थे, पढ़ाकू। बड़े हुए तो सफल व्यापारी हो गए, और बड़े हुए तो कुशल राजनेता। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के इन्होंने अपने आप को राजनीति के आकाश पर स्थापित कर दिया। लोगों के कर्म ही उपनाम बन जाते हैं। हमारे पास फ्लाइंग सिख है, मेट्रोमैन है, तो फ्लाईओवर मैन भी है। तो आइए स्वागत करते हैं फ्लाईओवर मैन श्री नितिन गडकरी का। नमस्कार नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि जितनी आपकी उम्र है उससे अधिक तो आपने फ्लाईओवर दे दिए मुंबई को। फ्लाईओवर और सीलिंग, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और एक्सप्रेस हाईवे, ये मेरे जीवन की ऐसी स्मृतियां हैं कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। जी, मुझे लगता है कि मुंबई इस बात के लिए सदैव आपको स्मरण करती रहेगी। धन्यवाद। एक बड़ी रोचक बात आपके बारे में आई कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं। आपको अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता है। खाने का शौक सबको होता है, लेकिन पचाने का हुनर हर आदमी में नहीं होता। लेकिन आपके अंदर वो क्षमता भी है। और लोग ये कहते हैं कि नितिन जी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ही सचेत नहीं रहते, बल्कि अपने साथियों के वजन को बढ़ाते और घटाते रहते। एक बात तो सच है कि मैंने खाने पर बहुत प्रेम किया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता कभी। पर मैं 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार होटल के बजाय जी फुटपाथ पर के पाव भाजी, भेल, ऐसी चीजों में मैं मुंबई में कम से कम 125-150 रेस्टोरेंट गया हूँ। तो मैंने खाने पर बहुत प्रेम किया। मेरा वजन बहुत ज्यादा था, इसके कारण मुझे तकलीफ भी हुई। पर अब क्या हुआ है कि भगवान ने मेरे ऊपर ऐसा बदला निकाला है कि अब मैं खा ही नहीं सकता। अब मैं इतना कम खाता हूँ और मेरा 30 किलो वजन कम हो गया। क्या बात है। आपने एक बड़ी रोचक बात अपनी बातचीत में कह दी हमसे। आपने कहा कि मैं 5 स्टार में नहीं जाता। ये आपकी प्रकृति और आपकी प्रवृत्ति को बताता है कि आप उस आम जनता के बीच में खड़े होकर, क्योंकि स्वाद का संबंध सीधा का सीधा समाज से होता है, तो ये आपकी उस सामाजिकता का परिचायक है कहीं ना कहीं कि आप लोगों के बीच में खड़े होकर, या उस व्यक्ति के साथ जो अपना ठेला लगाया हुआ है, या जो घर से सुबह निकलता है और शाम को अर्जित करके ले जाता है, उस व्यक्ति के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं इतना तो मैंने सोचा नहीं, पर जो टपरी पर जो चाय मिलता है ना, वो 4 बार ऐसा उबालते हुए देता है, वो 5 स्टार की चाय में वो टेस्ट नहीं आती जी। दूसरा, मुझे ओबेरॉय शेरेटन में एक बार पूरे बिल्डर, डेवलपर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स ने मेरा सत्कार किया था, अवार्ड दिया था, और मेरे कारण वो 3-1 हजार लोग मुंबई के इकट्ठा हुए थे। भोजन था, पर मैं सूप पिया और मैं कुछ खाया नहीं। पर निकलकर मैं फिर पाव भाजी और मिसल खाने के लिए चला गया। तो मुझे कितना भी रहा तो भी जो सच है ये है कि जो टेस्ट वो जो रोड पर जो बनी हुई चीज की आती है, वो अच्छे होटल में, रेस्टोरेंट में आती है। मैं लंदन घुमा हूँ, अमेरिका गया हूँ, दुनिया भर गया हूँ, अनेक प्रकार के चाय पिए, पर वो जो 50 पैसे में टपरी पे चाय मिलता था वो कभी नहीं। ये आपने इतनी अच्छी बात कही। देश के स्वाद के साथ साथ संस्कार भी बदल गए, और कहीं ना कहीं जहाँ चाय भ्रष्ट हुई है, वहाँ चाहतें भी भ्रष्ट हुई है। और भ्रष्टाचार, करप्शन पूरे देश में इस कदर फैला हुआ है कि रोज नए नए घोटालों की हमको खबरें मिलती हैं। रोज किसी ना किसी मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। तो भ्रष्टाचार क्या हमारे डीएनए का हिस्सा हो गया है? क्या ये हमारी आदत है, या आवश्यकता है, या मजबूरी, या स्वभाव? आप एक अच्छी बात को समझने की कोशिश करो। व्यक्ति अच्छा और बुरा जो होता है उसके संस्कारों से होता है, उसकी शिक्षा से होता है। जब बचपन में अगर आपके ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं, माँ बाप के, माताजी और पिताजी के द्वारा, या गुरुजनों के द्वारा, या तुम्हारे सराउंडिंग में, तो व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बनता है।
और जब कभी कभी वो देखता है कि भाई किसी भी चीज को हासिल करना है उतनी ताकत नहीं रहती, तो फिर जब उसके संस्कार कम होते हैं तो वो गलत चीजें करता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो आदमी को ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान सिखा रही है पर अच्छा इंसान नहीं बना रही। वो मैं कॉमन मैन हूँ और मैं बहुत मीडियोकर हूँ, कोई मैं मेरिट स्टूडेंट वगैरह नहीं था, पर मुझे जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, विद्यार्थी परिषद में और उसके बाद मेरी माँ के कारण मुझे बहुत अच्छी संस्कारों की विरासत मिली है। और इसलिए मैं कभी भी कोई गलत चीज आती है, अभी आप तो झूठ बोलना भी मेरे से नहीं जानता, क्योंकि माँ ने मुझे इतना मारा है कि झूठ नहीं बोलना कभी। तो मैं आज मेरी राजनीति में भी आप मेरा ट्रैक, मेरे अपोजिशन पार्टी के लोग कहते हैं कि इसके बात पर विश्वास रखो, ये जो बोलेगा मुंह पर बोलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो संस्कारों से बनता है वो प्रक्रिया हमने लगभग समाप्त कर दिया है, और इसके कारण हमारी लगभग जो पीढ़ियां जनरेशन तैयार हो रही है वो करियर ओरिएंटेड है, वो सफलता हासिल करना चाहती है बाय हुक और क्रुक, और वो शॉर्टकट जब मारती है तो बोलती है पैसा खाओ, कुछ करो, कमाओ। तो शॉर्टकट के बारे में सही कहा गया कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो इसके कारण फिर वो जो विकृतियां होती है वो सामने आती है। जब तक व्यक्ति निर्माण ठीक से नहीं होगा, आज भी ऐसे लोग हैं। मेरे यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर करके मैं काम करता था, मेरे एक सेक्रेटरी थे, वो रिटायर्ड हो गए, उनको घर भी नहीं था, जबकि पीडब्ल्यूडी ये भ्रष्टाचार का था। मैं चीफ मिनिस्टर के पास गया कि इनको घर चाहिए। अब मैं उनके घर जाता हूं तो 50 रुपए वाली फोल्डिंग चेयर उनके घर पे थी। इतने कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे, पर उनको डिपार्टमेंट में उनकी ईमानदारी के कारण वो सबके लिए समस्या बने हुए थे। तो उनका मैं बड़ी इज्जत करता था। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को अगर समाज में कोई मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। देखो, और एक बात आप देखो, चाहे घर में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे समाज में हो, अच्छे काम करने वाले ईमानदार व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वाले दुष्ट व्यक्ति को सजा नहीं मिलती। एक सर्वे की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो वर्तमान में हुआ। उसमें सर्वे हुआ और भारत के 86% लोगों ने ये बात कही कि जो भ्रष्टाचार है इसके मूल में राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं। तो क्या राजनेताओं या राजनीतिक पार्टियों के मूल्यों में शरण, नैतिक मूल्यों में शरण होने की ये वजह है, या जनता का नैतिक मूल्यों में शरण? ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ। देखो, राजनीति में नेता आसमान से नहीं टपकते, समाज से आते हैं। और मजाक में एक बात बताता हूँ, वैसे नहीं है, राजनीति में अच्छे भी लोग हैं। 3 मित्र थे। जो मेरिट में पास हुआ वो IAS ऑफिसर बना, जो फर्स्ट क्लास में पास हुआ वो चीफ इंजीनियर हुआ, और जो 3 बार फेल हो गया वो मिनिस्टर हुआ। जो बहुत ईमानदार है, कर्मठ है, देशभक्त है, त्यागी है, तपस्या बलिदान सब है, उनकी इलेक्टिव मेरिट कम है। और जो बेचारे इलेक्टिव मेरिट जिनके हैं, हमको देखो राजनीति में मैं साफ बताता हूँ, हम आखिरी एक बात पर आते, चुनाव कौन जीतेगा, तब हमारे नजरों में नशा रहती है। हमको कोई दिखता नहीं, हमको एक दिखता है कि चुनाव कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसको हम टिकट देते हैं, और जीतने वाला ही ऐसा रहता है। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जब तक समाज ये तय नहीं करेगा कि मैं अच्छे व्यक्ति को जात के आधार पर वोट नहीं दूंगा, धर्म के आधार पर वोट नहीं दूंगा, पैसे के आधार पर वोट नहीं दूंगा, जो ईमानदार है, कर्मठ है, देशभक्त है, उसी को वोट दूंगा, समाज बन जाएगा तो राजनीति अच्छी हो जाएगी। पर क्या समाज ऐसा है? क्यों आप नेताओं को और पार्टी को जिम्मेदार मानते हो? जब तक समाज अपने, देखो मैं आपको कभी कभी ये कहता हूँ कि लोगों ने वोटिंग करनी चाहिए, ये अभियान चलता है, पर सही व्यक्ति को वोटिंग करें। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, किसी को भी करें, सही व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। इसका हमारे पास कोई उसका ये सिस्टम नहीं है। लेकिन एक विडंबना ये आ जाती है नितिन जी कि आज के दौर में अगर हम और आप देखें तो हमें जायज काम के लिए भी नाजायज मार्गों को अख्तियार करना पड़ता है। यानी गलत को सही सिद्ध करवाने के लिए तो समझ में आता है कि आप किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सही को भी सही सिद्ध करने के लिए आपको कुछ गलत कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इस देश में आप पैसा न खाने की कसम खा सकते हो, न देने की नहीं खा सकते। अगर कोई बोलता है तो फिर वो हिपोक्रेसी करके समझो। इसका कारण ऐसा है कि अकल नहीं चलती है। आप अगर 10 बजे ट्रेन में बैठ गए और आपको बर्थ चाहिए, अब किसी ने बोल दिया नहीं है बर्थ, तो आप एक तो आपको 2 पड़ रहा है कि चुपचाप बैठकर कहीं तो भी वैसे ही जाओ, आपकी नींद नहीं होगी, या 50-100 रुपए देकर कोई बर्थ मिलाओ। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, मैं भी इस पर विचार मैंने काफी किया है। आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाओ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करो।
और देखो धीरे धीरे 70% 80% यही खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जितना डिस्क्रिएशन पावर, जितने लाइसेंस, जितना रिस्ट्रिक्शन, उतना मोर करप्शन। कभी कभी आप कहते हो जैसे कि भाई ये हर चौक में पुलिस वाले खड़े होते हैं। अब वो कोई ट्रैफिक से, एक बार मैं मुंबई में जा रहा था, प्राइवेट गाड़ी में था, तो मेरा मित्र था और हम लोग ऐसे होटल में खाने के लिए जाते तो सिक्योरिटी को छोड़ देते थे। तो उसने एक रेड लाइट सिग्नल भंग कर दिया और पुलिस ने गाड़ी रोक दी। तो मैं जरा थोड़ा सा कड़क हूं, तो मैंने कहा कि देखो, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि नियम से चलो, अब याद रखना मेरा नाम नहीं बताना उस पुलिस वाले को, नहीं तो बोलेगा तू मंत्री है करके, खबरदार मेरा नाम यूज करो, तुम उसको फेस करो। तो बोले तुम चिंता मत करो, बैठो। बोले मित्र मेरा यार था, दोस्त था, वो गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया, उसके साथ पुलिस वाला आया। वो सेनापति बापट मार्ग पर घटना हुई थी, पुलिस वाले ने मुझे सैल्यूट मारा और उसने कहा कि सीधा जाने से एयरपोर्ट का रास्ता है, और सैल्यूट मार के वो चला गया। वो आके बैठा तो उस मेरे मित्र ने मुझे कहा कि आपके सरकार में पुलिस वाले को 50 रुपए देकर जो काम होता है, तो मैं तुम्हारा नाम क्यों यूज करूं? बोले उसने उल्टा मुझे कहा। मुझे अपनी हंसी आई कि मैं मंत्री होने के बाद मैं उसको कह रहा था, उसने मुझे पहचाना नहीं, पर उसने जाके कहा ये क्यों हो रहा है? ये सोशल प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी है, और सोसाइटी में सभी क्षेत्रों में अगर डिटोरेशन है तो राजनीति में भी होगा। केवल हमारा एक्सपोजर ज्यादा होने के कारण आपको दिखता है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात आती है कि करप्शन के कई सारे आरोप आपके ऊपर भी लगे, उसके पीछे क्या वजह रही? जैसे पूर्ति ग्रुप का मामला आया और उसकी वजह से आपको स्वयं अपना पद कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा। मेरे ऊपर तो एक भी आरोप नहीं, एक भी मेरे को अभी कोई कार्रवाई भी नहीं और कोई नोटिस भी नहीं, और मैं तो खुले रूप से कहा मेरी इंक्वायरी करो। लेकिन आपकी कंपनी जो थी पूर्ति ग्रुप, उस पूर्ति ग्रुप की फंडिंग कौन लोग कर रहे थे? 12,000 शेयर होल्डर्स है उसमें, लेकिन 12,000 शेयर होल्डर्स में से जी जो अलग अलग शेयर होल्डर्स थे, देखो मेरी इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए की है उसमें, वो कोऑपरेटिव का मॉडल है जी। अब तो उसकी सब इंक्वायरी भी हो गई जी, और मुझे मेरे ऊपर कोई मेरा नाम ही नहीं, कि मेरा नोटिस भी नहीं और मेरा कोई संबंध भी नहीं। अगर कल आपकी प्रॉपर्टी और आपका फ्लैट मेरे नाम पर दिखाया जाएगा, जैसे मुंबई में वो जो कंपनी में गए थे, वो कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं कोई शेयर होल्डर नहीं हूँ और मेरा कोई संबंध नहीं है। आज 6 महीने हो गए, कोई मेरे साथ कुछ हुआ नहीं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब मंत्री था तो बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे का लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए में आया था, वो काम मैंने केवल 1600 करोड़ में करके 2000 करोड़ बचाए, जबकि उसमें बहुत करप्शन का चांस था। जब मैंने मुंबई के फ्लाईओवर्स थी, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1800 करोड़ थी, मैंने 1000 करोड़ में बनाए, 800 करोड़ बचाए। हिंदुस्तान के इतिहास में गवर्नमेंट की एस्टिमेट कॉस्ट से इतना पैसा बचाने वाला एक भी उदाहरण नहीं है। तो फिर ये क्यों हुआ? क्या आपके ऊपर टारगेट किया गया, निशाने पे आपको लिया गया? षड्यंत्र था। अब तो राजनीति में जैसे ऐसा है कि आरोप होते हैं, चर्चाएं होती है, एक्चुअली कोई आए, कोई देखे, जहां किसान आत्महत्या कर रहे थे। देखो मैं सबसे ज्यादा कंक्रीट का काम मैंने देश में किया, मैं बिल्डर डेवलपर बनकर मुंबई में बहुत काम कर सकता, मेरा क्रेडिबिलिटी है, ज्वाइंट वेंचर पार्टनर एसआरए की स्कीम लेता तो 2000 करोड़ कमाता। जहां 22 शुगर फैक्ट्री ने दिवाला पीटा है, वहां जाकर मैंने किसान आत्महत्या नहीं करनी चाहिए इसलिए मैंने काम किया, मैं मिशन के रूप में काम किया। अगर